हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 सेट नंबर 2 347 GA। हम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक सभी सॉल्व कर चुके हैं। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का क दिया है। रोजनमुंड अपचयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एथाइन पर H2SO4 एंड AgSO4 की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें रासायनिक समीकरण देना है, लेकिन जो रोजनमुंड अभिक्रिया है इस पर हमें टिप्पणी भी लिखनी है, तो थोड़ी हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। तो हमारा हटेंगे बेटा रोजनमुंड रिएक्शन। जब एसाइल क्लोराइड, बेटा ये होता है एसाइल क्लोराइड, ठीक है, ये एसाइल क्लोराइड ये ग्रुप होता है, ये क्या रहता है एसाइल क्लोराइड ग्रुप। ठीक है, तो जब एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी कहते हैं एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो इस क्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा एल्डिहाइड में चेंज हो गया है, ठीक है, तो हम इसमें H2 पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में BaSO4 से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे बेंजल्डिहाइड ये प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बेटा देखो ये हमारी ये एथाइन है। एथाइन का हम जो रिएक्शन पूछा है ना हमसे, देखो लास्ट में रिएक्शन पूछा है एथाइन का HgSO4 और H2SO4 AgSO4 की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तो वो ही है। तो ये हमारा एथाइन है, इनकी उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया का जो रिएक्शन दिया गया है तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है एसिटिल्डिहाइड हमारे यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खावाले में है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। अभिक्रिया H2 + Cl2 2HCl शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण भी लिखिए। देखो जो मतलब आणविकता और कोटि में अंतर है, ये तो हर साल ही आता है बेटा, खूब अच्छे से रट लेना, हर साल आता है, वो अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, अब हम देखेंगे आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है। तो किसी प्रथम अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की संख्या को हम कहते हैं बेटा आणविकता। ठीक है, जो आणविकता होती है इसे क्या है, देखो जैसे H2 + I2 = 2HI लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ अणुओं की संख्या, कितने अणु है यहाँ पे, एक अणु हाइड्रोजन का है, ठीक है, और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं, यहाँ पे एक अणु आयोडीन का, तो कुल अणु कितने होगा, 2 अणु होगा। अणु बेटा कितने हो गए, 2 अणु हो गए, तो आणविकता होगी 2। तो किसी प्राथमिक अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आणविकता कहते हैं। अभिकारक अणु कितने हैं, 2 है, तो इसका आणविकता कितनी होगी, 2 है। कोटि क्या होता है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सहायता पदों के घातों के योग को हम कोटि कहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से पता होगा इस चीज के बारे में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है A + B एरो यहाँ पे C + D, ठीक है, अब उसका रेट लिखते हैं हम लोग। तो रेट इक्वेशन क्या हो जाता है बेटा, A की पावर 1 एंड B की पावर 1। तो यहाँ 1 ऐड कर दो, 1 + 1 कितना कोटि, 2 आ गई। तो ये वेग समीकरण, किसी भी वेग समीकरण में उपस्थित सहायता पदों के घातों को कहते हैं कोटि कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए बेटा इसके लिए देखो, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सहायता पदों के घातों को कहते हैं बेटा कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर उसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कैसे आणविकता निकालते हैं, लेकिन जो कोटि होती है ना ये प्रैक्टिकली होती है, प्रायोगिक मान होता है। तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर अचानक नहीं बता सकते किसी कोटि कितनी है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके उसकी कोटि नहीं बता सकते, क्योंकि कोटि क्या होती है, एक प्रायोगिक मान होती है ना। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, मतलब नहीं हो सकती है, सॉरी नहीं हो सकती, अणुओं की संख्या शून्य कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकती ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता शून्य, भिन्नात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, यह सदैव पूर्णांक रूप में होती है। जबकि जो कोटि होती है ना ये कुछ भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो अब हम ये रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन जो इसमें कहा गया है देखो, तो इसमें बेटा देखो H2 + Cl2 2HCl का रेट जो इक्वेशन होगा हम किस प्रकार लिखेंगे बेटा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो इसका रेट इक्वेशन इस प्रकार से लिख देते हैं इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है लिखा है
सेल के विशिष्ट प्रतिरोध, बेटा विशिष्ट प्रतिरोध मतलब होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। से रो से प्रदर्शित करते हैं ना। किसी सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा दीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध क्या होता है? पहले प्रतिरोध समझो। प्रतिरोध क्या होता है बेटा? किसी तार का प्रतिरोध उस वस्तु के लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एक ही व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जो प्रतिरोध होता है बेटा, जो रेजिस्टेंस होता है, वो उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन जाएगा? आर समीकरण 1 और 2 से अगर देख लो, अगर मान लीजिए समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बेटा? आर समानुपाती हो जाएगा L/A के। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा R इक्वल टू रो L/A। तो वो चीज यहाँ लिखी हुई है बेटा, देखो, ठीक है। तो ये हमारे लिए सूत्र प्राप्त हो गया। अगर यहां से हम मान लीजिए L की वैल्यू 1 रख दें, A की वैल्यू 1 रख दें, सपोज दैट हम ऐसा करना चाह रहे हैं, यहाँ पे L इक्वल टू 1 लिख दें बेटा, 1 मीटर, और जो A इक्वल टू है वो लिख दें 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा R इक्वल टू रो ही तो आ जाएगा बेटा। तो प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, उसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो देखो ये हमें लिखा भी होगा, नीचे लिखा है बेटा, देखो इस चीज को मैं ऐसे करा भी है, देखो यहाँ पे हमने ये लिखा है ना, देखो जब किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो एवं इसकी मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसके प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर हो गया? देखो बेटा, जो हमने भी पूरा समझाया था आपके लिए, वो चीजें लिखी हुई है। देखो यदि L इक्वल टू 1 हो, A इक्वल टू मीटर स्क्वायर, तो रो इक्वल टू R इक्वल टू रो हो जाएगा। तो इसी परिभाषा होगी, है ना। तो प्रतिरोधकता मात्रा निकालना चाहते हैं आप, तो मात्रा लिख दीजिए, मात्रा इसका हो जाएगा रो इक्वल टू ओम मीटर। प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है बेटा? ओम मीटर होता है। अब देखते हैं कि चालकत्व तो किसे कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं, ठीक है बेटा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। इससे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन से G इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/R, ठीक है। तो अगर मात्रा निकालना चाहें तो G का मात्रा क्या हो जाएगा? 1/ओम। R का प्रतिरोध होता है, अब प्रतिरोध का ओम होता है, तो क्या आ जाएगा? G को जाएगा ओम इनवर्स या सीमेंस कहते हैं। ओम इनवर्स क्या होता है बेटा? सीमेंस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखो वो है ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्यों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोएथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्वेश्चन समझना है बेटा आपके लिए। क्वेश्चन फिर एक बार सुनाता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? बेटा क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है, एक तो ब्रोमोबेंजीन आपके पास बेटा, ठीक है, ये देखो बेंजीन है, उसके ऊपर लगा हुआ है Br, एक तो ब्रोमोबेंजीन है, और एक क्या है? C2H5 और Br, एक तो ये चीज है बेटा। तो कह रहा है कि ये वाला जो ब्रोमीन है ये अधिक एक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, ये वाला कम एक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, ये वाला कम अभिक्रियाशील है, और ये वाला अधिक अभिक्रियाशील है बेटा, ये वाला अधिक अभिक्रियाशील है। ऐसा क्यों? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसका जवाब, चलो देखते हैं इसका जवाब क्या होगा, चलो समझेंगे। क्वेश्चन समझ आएगा आप लोगों को बेटा? तो क्वेश्चन का आंसर ये है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करेंगे बेटा। देखो जैसे कि हमारे पास ये है बेंजीन रिंग, क्या है बेटा? बेंजीन रिंग, इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ये है ब्रोमीन, ठीक है। तो देखो ब्रोमीन पे ये लोन पेयर भी होते हैं इस तरीके से, आपको पता है। और आपको पता है ये हमारे लोन पेयर हैं, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो होता क्या है, जो ब्रोमोबेंजीन होती है बेटा, इसके Br के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या हो जाता है? पार्शियल रूप से डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ये वाला बॉन्ड? ये मजबूत बॉन्ड हो जाता है। क्या होता है बेटा? मजबूत बॉन्ड हो जाता है, और इसमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, रेजोनेंस प्लस M इफेक्ट भी कहते हैं। तो जब डबल बॉन्ड हो गया तो इसको तोड़ना थोड़ा भारी हो जाएगा। जबकि ये देखो C2H5 है, Br है बेटा, इसमें ऐसा कोई झाड़ नहीं है, इसको जब चाहो ब्रेक कर दो, ये वाला आसानी से ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये आसानी से टूट जाएगा यहाँ से, तो ये वाला अधिक एक्टिव हो जाएगा। बात सुना ही ना बात, तो ये तेज रिएक्शन करेगा। तो ये चीज में लिख दी, ध्यान समझेंगे
तो बेटा देखो, हमें यहाँ लिखा भी है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, स्टेबिलिटी को शो करता है ये। इसको हम, इसमें बेंजीन में रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, इसमें ब्रोमीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ प्लस एम इफेक्ट शो करता है। प्लस एम इफेक्ट मतलब ये रेजोनेंस शो करता है। यह प्रभाव सी बी आर बॉन्ड को आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का गुण प्रदान करता है, जिससे आवरण मजबूत हो जाता है। मैंने बताया था ये डबल बॉन्ड मजबूत हो जाता है बेटा। तो जिसको क्या होता है, इसी कारण ब्रोमोबेंजीन का ब्रोमीन परमाणु कम अभिक्रियाशील होता है। मतलब डबल बॉन्ड से जो ब्रोमीन होती है उसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे बेटा ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रोमीन हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी, इसलिए कम अभिक्रियाशील होता है। जबकि इसकी बात करें, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, बीआर जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचता है, इंडक्टिव इफेक्ट करता है ना। ये ब्रोमीन एथेन, इसमें ब्रोमीन केवल आई प्रभाव दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, जिससे यह कार्बन से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। फिर क्या होता है बेटा, फिर सीबीआर बॉन्ड कमजोर हो जाता है और यह आसानी से टूट जाता है। इसी कारण ब्रोमो एथीन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो ये हाई रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है बेटा। इसमें वुर्ज रिएक्शन पूछिए तो ये वुर्ज रिएक्शन है, C2H5Br सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं इसका, तो बेटा 2NaBr निकल जाएगा और हमारा C2H10 बन जाएगा, या इसको लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड C2H5, एथीन प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए, एथीन नहीं एल्कीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5वां का क्या है, थोड़ा अब बड़ा वीडियो हो रहा है तो इसलिए हम इतना ही देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।